बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लाइमेटिक चेंज था उसके एग्जैक्ट इम्पैक्ट्स क्या हैं वो आपको बताएंगे, और हम दो तरह की स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे, एक एक्सटिंक्ट और दूसरे इंडेंजर्ड। लेकिन इससे पहले हम स्पीशीज़ के स्टेटस के बारे में दो चार बातें कर चुके थे। मैं याद दिलाता हूँ आपको। स्टेटस से मुराद ये है कि कोई स्पीशीज एनिमल या प्लांट की इस वक्त किन हालात से गुजर रही है। तो चार कंडीशंस हैं। सबसे पहली है इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड का मतलब ये है कि कोई स्पीशीज मौजूदा सेट ऑफ कंडीशंस में अच्छी तरह से सर्वाइव कर रही है और दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, बेस्ट फिट हैं इस वक्त के। ये सबसे गुड स्टेटस है। इससे थोड़ा सा नीचे वाला स्टेटस है थ्रेटेंड। थ्रेटेंड का मतलब ये है कि इनकी तादाद में कमी होना शुरू हुई ड्यू टू सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, और तादाद अगर यही कंडीशन रही तो मुस्तकबिल करीब में ये इससे निचले लेवल पे आ जाएगी। तो इसलिए इक़दाम करके इसको दोबारा एस्टेब्लिश में लाया जा सकता है। इससे अगला स्टेटस है इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड उनको कहा जाता है कि जिनकी तादाद मौजूदा सेट ऑफ कंडीशंस में गिर के इतनी कम हो गई है कि अगर इनको फौरी तौर पर बहाल करने का एहतमाम नहीं हुआ तो मुस्तकबिल करीब में ये इससे अगले स्टेप में एक्सटिंक्शन में चली जाएंगी। और आखिरी स्टेज है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट उन स्पीशीज को कहा जाता है जो हाल ही में, जिनका आखिरी नुमाइंदा भी इस दुनिया से चला गया है, माजी में ये मौजूद थे, आज इनका कोई लिविंग मेंबर मौजूद ना हो, ये ख़त्म हो चुकी है, मादूम कहते हैं उर्दू में, मादूम हो चुकी हैं। तो हमने यहाँ चंद स्पीशीज़ में कुछ एक्सटिंक्ट का जिक्र करेंगे, कुछ इंडेंजर्ड का जिक्र करेंगे, और इनकी बहाली, जो एक्सटिंक्ट है ये तो बहाल नहीं हो सकती, अलबत्ता इंडेंजर्ड के लिए बहाल करने का क्या एहतमाम है या कोई कोशिश हो रही है कि नहीं, वो देखेंगे। तो पहले जो हाल ही में एक्सटिंक्शन की तरफ गई है उन स्पीशीज का जिक्र है। इनमें से एक है ब्रेम्बल के मेलोनिस। ये एक रोडेंट है। रोडेंट मैमल की एक क्लास का नाम है, रोडेंट्स कहलाते हैं, ऑर्डर है, जो कुतर के खाते हैं, चूहे की फैमिली आप कह सकते हैं आराम से, जिनके अगले दांत काफ़ी लंबे होते हैं और वो चीज़ों को कुतर के खाते हैं, उनको रोडेंट्स कहा जाता है। ये एक साहिली रोडेंट था, समंदर के किनारों पर पाया जाने वाला एक रोडेंट था। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता था। एनवायरमेंटल चेंजेस आए जिनका असर समंदर पर भी पड़ा, जिसके नतीजे में इसका हैबिटेट लॉस हो गया। हैबिटेट लॉस होने की वजह से इनका आखिरी नुमाइंदा भी कुछ साल पहले ख़त्म हो गया और आज इनका कोई जिंदा मेंबर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ऑन ओशन हुए थे उसका पहला गवाह ये है। और इस तरह की और स्पीशीज़ होंगी जिनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुई हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ तो समंदर में एसिडिफिकेशन भी हुई थी, हीटिंग अप भी हुआ था, कोरल ब्लीचिंग भी हुई थी, और उन सारे वाक़यात की वजह से, ख़ास तौर पर कोरल ब्लीचिंग और कोरल डिस्ट्रक्शन की वजह से समंदर के बहुत सारे साहिल कटाव का शिकार हुए, जिसमें इसका हैबिटेट भी शामिल था। लिहाजा ये अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी जो एग्जाम्पल हमें दी गई है वो है गोल्डन टोड। गोल्डन टोड एक एम्फीबियन है। ये आपको बता दें कि फ्रॉग ही की तरह का एक ऑर्गेनिज्म है जिसको टोड कहा जाता है, जो फ्रॉग से निस्बतन गर्म जगहों पर, खुश्क जगहों पर सर्वाइव कर सकता है लंबे अरसे तक। तो ये कोस्टारिका एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उसके जंगलात में ये पाया जाता था। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी हुई, टेम्परेचर भी हाई हुआ और पानी की कमी हुई, तो जंगल का माहौल इसके लिए सूटेबल नहीं रहा। लिहाजा ये स्पीशीज़ भी कहा जाता है कि 2012 में गालिबन ये दुनिया से आखिरी स्पीशीज़ भी मर के ख़त्म हो गई, तो ये भी अब एक्सटिंक्शन में शामिल हो गई। तो ये पहला ग्रुप मैमल का था। दूसरी एग्जाम्पल एम्फीबियन की है।
इसके बाद है पिंटा लेन टॉर्टाइज, पिंटा आइलैंड टॉर्टाइज। यहाँ थोड़ा जिक्र जरूरी है, आपने एक नाम बहुत सुना है क्रिकेट के हवाले से, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई बड़ा लैंड कंट्री नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे जजीरे हैं, इंडिपेंडेंट है, अक्सर क्रिकेट के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं जजीरों में से एक है गैलोपेगस। और गैलोपेगस जो है ये इसलिए भी मशहूर है कि इस पर डार्विन ने बड़ा काम किया था। और इस आइलैंड में टॉर्टाइजेस पाए जाते हैं, बल्कि ये गैलोपेगस नाम ही एक खास टॉर्टाइज की वजह से पड़ गया है। इसका मतलब था ये टॉर्टाइज वजन में भी सबसे बड़ा है, 250 केजी वजन होता है उसका, और उम्र में भी एनिमल में सबसे लंबी उम्र वाला एनिमल है, 250 साल उसकी उम्र है। तो डार्विन को ये पता चला था। इसी गैलोपेगस आइलैंड में पिंटा आइलैंड टॉर्टाइज के नाम का एक टॉर्टाइज था। यहाँ पर एक और चीज आपको याद दिलाऊं, टॉर्टाइज और टर्टल इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। उर्दू में तो दोनों को कछुआ कहते हैं, लेकिन टॉर्टाइज वाले ये लैंड में इनहेबिटेंट्स हैं और टर्टल्स ये एक्वेटिक हैं, ये पानी में पाए जाते हैं। तो ये टर्टल था और इसका भी हैबिटेट लॉस हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, जिसके नतीजे में ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। अब इसका भी कोई जिंदा मेंबर हमारे सामने मौजूद नहीं है। इसके बाद जो अगली स्पीशी है एटिलोपस फ्रॉग। एटिलोपस फ्रॉग ये एक स्पीशी नहीं है, ये फ्रॉग्स हैं, कई स्पीशीज एक्सटिंक्शन की तरफ गई हैं। और देखें फिर एम्फीबियन का तो एक इशू है, सबसे पहला इशू क्या है, पानी का मौजूद होना, क्योंकि इनकी जिंदगी का आगाज पानी से होता है। और जब हीट वेव बढ़ गई है दुनिया में, तो जिसकी वजह से जो पानी के फ्रेश वाटर के खास तौर पर छोटे छोटे जखीरे वो ख़त्म होने को आए हैं, जिसकी वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो गया। और हैबिटेट लॉस में इंसान का सबसे बड़ा किरदार है, इसलिए कि इन हैबिटेट को इंसान ने अपने कल्टीवेशन के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल भी किया है, पानी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। पूरी दुनिया फ्रेश वाटर क्राइसिस से गुजर रही है, तो ये भी इसका शिकार हो गए हैं। लिहाजा इनका भी अब कोई नुमाइंदा बाकी नहीं बचा। तो ये 4 स्पीशीज का हमने जिक्र किया जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और माजी करीब में हुई है, और ये क्लाइमेट चेंज के सबूत हैं। अब आगे आते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ। कुछ और स्पीशीज लाइन में लग गई हैं एक्सटिंक्शन के। इनमें सबसे मशहूर है पोलर बियर। ये आपने देखा होगा कि पोलर बियर जो है ये सफ़ेद रंग का होता है और बर्फ़ के ज़खायर के ऊपर ये रहता है अमूमन, पोल्स में, नॉर्थ और साउथ पोल में। और वहाँ का हमने जिक्र किया था कि मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, जिसकी वजह से इसका हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। ख़ास तौर पर ये जिनके ऊपर फीडिंग करता है, वॉलरस और सी लाइन्स, उनकी तादाद भी, सील्स वगैरह, उनकी तादाद भी कम होने लगी है। लिहाजा हैबिटेट लॉस और खुराक की कमी का ये शिकार होकर एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा है। और इसको कहीं और ले जाके सेटल करना मुमकिन इसलिए भी नहीं है कि इतने बर्फ़ के ज़ख़ीरे इंसान मसनूई तौर पर नहीं बना सकता, जहाँ इसको फरावानी से अपनी खुराक और अपना हैबिटेट मिल रहा था। ये ख़तरे का शिकार है। इसके अलावा एडिले पेंगुइन की कई अक़साम हैं। ये भी इंतहाई सर्द माहौल में रहने के लिए एडाप्टेड हैं। और वो जो सर्द माहौल है, पोलर प्लस अदर जो आइस के ज़खायर थे वो कम होने शुरू हो गए, तो पेंगुइन भी मुतासिर हुआ, साथ में ये पोलर बियर भी मुतासिर हुआ। इसके बाद एक और स्पीशीज़ है कोआला। ये कोआला बियर कहलाता है, मार्सूपियम है। और इसकी एक्सटिंक्शन के ख़तरे इससे भी बढ़ गए हैं कि 2-3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, जो 3 से 4 महीने तक जारी रही, जिसमें जंगल ही नहीं बल्कि बहुत सारे तकरीबन 2 करोड़ के करीब वाइल्ड एनिमल्स जल के मर गए थे। इनमें से एक कोआला भी था। कोआला क्योंकि ये बहुत मखसूस जगहों पर रहने वाला आदमी, पेक्यूलियर कहते हैं इसको,
ये पेक्यूलियर स्पीशीज था, एक खास जगह पर पाया जाने वाला, और वो हैबिटेट तबाह होने के बाद इसके लिए मुतबादिल जगह नहीं मिली, तो ये भी अब एंडेंजर्ड हो चुका है। इसके बाद है कोरल स्पीशीज। कोरल स्पीशीज का हम जिक्र कर चुके हैं। ये समंदर के किनारे पाई जाती हैं और कोरल की दो खूबियां हैं। एक तो ये खुद एक कॉलोनी बनाते हैं कॉलोनियल फार्म में, और समंदर के किनारे, बिल्कुल किनारे पे नहीं, 1-1.5 किलोमीटर समंदर के किनारे से अंदर ये इनके रीफ बन जाते हैं, जो बजाते खुद दूसरे कई जानदारों के लिए हैबिटेट फ्राहम करते हैं। इनका अपना एक इकोसिस्टम बनता है, और एसिडिफिकेशन खास तौर पर उसकी वजह से कोरल्स की जो इकोसिस्टम्स हैं वो ब्लीचिंग का शिकार हो गए, एसिडिफिकेशन का शिकार हो गए। लिहाजा कोरल की स्पीशीज खत्म हो जाएंगी तो वहाँ रहने वाले दीगर सारे जानदार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक स्पीशी है जो एंडेंजर्ड हो चुकी है, तो इनको बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि इसको बचाने की कोशिश अगर आज से भी शुरू करेंगे तो इसको मौसर होने तक कई साल गुजर जाएंगे। लिहाजा हो सकता है उस वक्त कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो जाए। तो बहुत देर से ये आइडेंटिफाई हुई है और इनकी रेमेडी क्विक नहीं है, बहुत स्लो है। कोरल्स के बाद एक और स्पीशीज मोनार्क बटरफ्लाइज। ये एक बटरफ्लाई की अकसाम है जो खास तौर पर मेक्सिको में साल में एक दफा एक तरह से इन तितलियों का मेला लगता था। ये मास माइग्रेशन करती है। इस माइग्रेशन में एक सीजन एक जगह ये गुजारती है, दूसरा सीजन किसी और जगह। और इस माइग्रेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद तो पहले तो लोग तमाशाई बन के गए, फिर जब ज़्यादा लोग चले जाते हैं तो इंसानी फितरत है, वहाँ कचरा छोड़ते हैं, हैबिटेट को तहस नहस करते हैं। तो इनका भी यही मसला हुआ है कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके नतीजे में और माइग्रेशन के दौरान फिर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से माइग्रेशन भी महदूद हो गई। लिहाजा ये स्पीशीज़ भी इंडेंजर्ड हो गई, इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। और इसमें और वजूहत भी हो सकती हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई हैं तो बहुत सारे बर्ड्स और प्रेडेटर्स इनके ऊपर हावी हो गए हैं, यानी प्रेडेटर की तादाद बढ़ गई है, हैबिटेट लॉस हो गया है, जिसके नतीजे में ये स्पीशीज़ भी खतरे का शिकार हो गई। इसके बाद है एटलांटिक कोड। एटलांटिक कोड एक मछली है, आपने अगर नाम सुना हो कभी, कॉड लिवर ऑयल। ये ठंडे पानियों की एक मछली है जिसके लिवर में थोड़ा सा ऑयल पाया जाता है। मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूं, लिपिड्स दो बड़ी अकसाम में है, फैट्स और ऑयल्स। हम जब भी इनको डिस्कस करते हैं तो फैट्स कहते हैं एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑयल्स प्लांट्स में। तो कॉड ऐसी मछली है जिसके लिवर में ऑयल भी पाया जाता है, ये अनयूजुअल बात है, और ये मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इस वक्त शायद इस ऑयल के हुसूल के लिए इसका शिकार ज़्यादा हुआ हो या हैबिटेट इसकी डिस्ट्रॉय हो गई हो, जिसके नतीजे में फिर क्या हुआ है, ये एक्सटिंक्शन के करीब आ गई है, तो इंडेंजर्ड हो गई है। इसलिए इसको भी बचाना ज़रूरी है। इनको बचाना तकरीबन मुमकिन इसलिए भी है कि आप इनके मसनूई हैबिटेट्स डेवलप कर सकते हैं और इनको फिश फार्म्स में रख कर इनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, और इसके साथ ही ये काफ़ी लेंथी चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया।